हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश शुक्ल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ये हमारे फिजिक्स का फोर्थ टॉपिक है। मतलब इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं हमारे। फर्स्ट यूनिट सिस्टम, सेकंड मोशन, थर्ड वर्क पावर एनर्जी। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है ग्रेविटेशन। चलिए आज इसको देखते हैं। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जैसे कोई भी दो बॉडी के बीच में कोई भी अट्रैक्ट होता है, कोई भी फोर्स वो गुरुत्वाकर्षण। वैसे गुरुत्वाकर्षण होता है जो पृथ्वी और कोई भी वस्तु के बीच में, कोई भी पृथ्वी और वस्तु के बीच में कोई भी जो फोर्स एक्ट होता है उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो मतलब एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब प्रत्येक शरीर गुरुत्वाकर्षण बल नामक बल द्वारा दूसरे शरीर को आकर्षित करता है। मतलब कोई दो बॉडी आपस में, तो दो बॉडी आपस में अपने आप को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर दिए, पर वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो बहुत वीक होता है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है बहुत वीक होता है। तो मतलब जो दो बॉडी आपस में वो अपने आप को ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए तो वो वीक होता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन ने नियम दिया था। वो देख लेते हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम जो उसने दिया था। फर्स्ट पॉइंट तो कि जो दो बॉडी के बीच में जो एक्ट करता है, मिनिमम दो बॉडी के बीच में जो एक्ट करता है, अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा दो बॉडी अट्रैक्ट होती है आपस में, जो बहुत बिग होता है। उनका जो मास होता है, दोनों बॉडियों का जो मास होता है उनके प्रोपोर्शनल होता है अपना फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो उनके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर। मतलब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर सेकंड पॉइंट उसने दिया था जो उन दोनों के बीच की दूरी है, m1 और m2 के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मतलब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब और दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। F इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है दोस्तों, तो अब ये F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² हो गया। तो जब समानुपातिक चिन्ह घटता है तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू जी m1 m2/r² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक नियतांक है, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, तो और उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो है जी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये हर जगह सेम होता है, मतलब पृथ्वी पर भी, मून पर भी, ये सब जगह सेम होता है। ठीक है दोस्तों, समझे? मतलब ये हर जगह सेम होता है। इसकी वैल्यू 6.676 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जो मैंने बोला था, पृथ्वी और किसी बॉडी के बीच में अट्रैक्ट होता है, जो चीज़ अट्रैक्ट होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी। मतलब जैसे हम चलते हैं तो हम पृथ्वी के सारे चलते हैं, जो हम अट्रैक्ट होते हैं, जो पृथ्वी से चिपके रहते हैं वो पृथ्वी द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, वो फोर्स के द्वारा हम अट्रैक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेविटी, मतलब जी। उसकी वैल्यू पृथ्वी पर तो 9.8 होती है, मिनिमम 9.8 होती है, उसको हम 10 मानते हैं अप्रोक्सीमेट। पर मून पर होती है, मून इक्वल टू पृथ्वी अपॉन 6, पृथ्वी का भार, मून का भार इक्वल टू पृथ्वी का भार अपॉन 6। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन जी मतलब ग्रेविटी में भिन्नता हर 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 चीज़ पर, अलग अलग पर। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई गहराई के साथ जी का मूल्य घटता है। मतलब जो अर्थ है उसकी सतह और गहराई से उसका जी का मूल्य जो है घटता बढ़ता है। ठीक है, तो घटता है अगर सतह से ऊंचाई पे जाएंगे या फिर गहराई में जाएंगे तो। और क्योंकि पता ही है को जी की पृथ्वी की जो एक मैक्सिमम लाइन है कि वहाँ तक जी का मान, जी जो है ग्रेविटेशन जो है एक्ट करेगा, नहीं तो उसके आगे नहीं करेगा। तो मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पर एक्ट कम करना घट जाएगा और गहराई में जाने पर भी कम कर देगा। ठीक है, सो
सेकंड पॉइंट है जी इज मैक्सिमम एट पोल, मतलब जी ध्रुव पर एकदम, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जी जो है, जो ग्रेविटी है वो बहुत मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और थर्ड पॉइंट है जी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, मतलब जी भूमध्य रेखा पर हाई होता है, मैक्सिमम होता है। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच में जो भूमध्य रेखा है उस पर जी जो है मैक्सिमम होता है। और जी जो पृथ्वी जो घूमती है, फोर्थ पॉइंट यही है, जी डिक्रीज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब जी पृथ्वी के घूमने के कारण घटता है। जब पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर करती है या फिर अपने अक्ष पर घूमती है, तो जी का मान जो है घटता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लिफ्ट का। ये लिफ्ट का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि मतलब लिफ्ट में ये होता है तो ये कब होता है, ऐसे। तो देख लेते हैं एक लिफ्ट में सही का वजन क्या होता है। इफ़ लिफ्ट इज ए स्टेशनरी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ट्रू वेट, मतलब यदि लिफ्ट स्थिर है और समान गति से चल रही है तो हमारा वजन सेम होगा। क्योंकि लिफ्ट अगर स्थिर है, मान लीजिए, तो हम जब रहेंगे तो हमारा वजन सेम ही रहेगा जितना है। और लिफ्ट अगर और पूरी स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब समान गति से, तो भी हमारा वजन जो है, वेट, वो समान रहेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ़ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट, मतलब अगर यह गुरुत्वीय त्वरण, लिफ्ट त्वरण के साथ जा रही है तो इस पर वजन वास्तविक वजन से अधिक, मतलब गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा स्पीड से जा रही है, ये क्या बोलते हैं इसको, लिफ्ट ऊपर की साइड में ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो हमारा वजन जो है वास्तविक वजन से अधिक होगा। ठीक है, सो जैसे अब मेरा वजन मान लीजिए 50 किलो, मैं लिफ्ट में ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा समथिंग 55-60 ऐसे किलो होगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ़ लिफ्ट इज ब्रोकन इट फॉल्स फ्रीली देन अपरेंट वेट इज इक्वल टू जीरो। ये आप तो बहुतों ने फील किया होगा, जैसे झूलों पे हम घूमते हैं तो झूला जैसे नीचे आता है तो अपना वेट जीरो लगता है ना, मतलब जीरो, बिल्कुल हमें कोई वेट ही नहीं है, बिल्कुल नीचे गिरे फ्रीली। वही पॉइंट इसमें कहना जा रहा है कि जब लिफ्ट टूट जाती है या फिर लिफ्ट नीचे आती है बहुत तेज़ी से, तो स्पष्ट रूप से यह है कि स्पष्ट वजन शून्य के बराबर होता है, ये वजन कम होने की स्थिति है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, केपलर्स के ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ होता है कि जो जो है अपना जो सूर्य के सारा और जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो ऑर्बिटल स्पीड में लगाते हैं। ऑर्बिटल स्पीड मतलब इलिप्स ऑर्बिटल स्पीड में इलिप्सॉइड बनाते हैं, इलिप्सॉइड की जैसी गति करते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो इसका ये था। वैसे फर्स्ट और सेकंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थर्ड लॉ इससे इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ इसका है, देखते हैं। हाँ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, मतलब द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, मतलब सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिमाण काल का वर्ग सूर्य की ग्रह से औसत दूरी घन के सीधे अनुपातिक होता है। मतलब जो है सूर्य के चारों जो कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो उसका परिक्रमण काल, मतलब जितना टाइम में चक्कर लगा रहा है उसका वर्ग, मतलब टी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सूर्य की ग्रह से औसत दूरी। ठीक है, वो ग्रह जो जैसे पृथ्वी लगा रही है चक्कर, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल, मतलब पृथ्वी की घूमने की जितने टाइम में वो घूम रही है उतना टाइम का स्क्वायर उसकी पृथ्वी से और सूरज की औसत दूरी के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक मेन पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ द नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी इज 20 डे, वेरियस टाइम पीरियड ऑफ फारटेस्ट प्लैनेट प्लूटो इज 247.7 ईयर, मतलब निकटतम ग्रह जो बुध की टाई अवधि, मतलब मिनिमम अवधि 28 दिन है, और सबसे दूर के ग्रह प्लूटो की अवधि 247.7%। ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट, मून इज नोट एज, मैम देखिए, मून इज नेचुरल सैटेलाइट वाइल इनसैट आईबी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह जबकि INSATB पृथ्वी का, अगर पृथ्वी का उपग्रह पूछा जाए तो क्या है, चंद्रमा है। वैसे तो नेचुरल ही है, पर जो हमने आर्टिफिशियली भेजा है, जो आर्टिफिशियली है अपना, वो है INSATIB, तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह की कक्षीय गति। ठीक है, एक मिनट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की कक्षीय गति। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, जो किसी उपग्रह की कक्षीय गति होती है उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है।
मतलब जैसे उपग्रह, जैसे चंद्रमा है अपना, उसकी कक्षीय गति क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, मेन पॉइंट है ये, किसी उपग्रह की कक्षीय गति उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। द्रव्यमान जो होता है उससे स्वतंत्र है, कक्षीय गति उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, डिपेंड नहीं है उसके द्रव्यमान के, द्रव्यमान होगा उसकी कक्षीय गति उतनी होगी नहीं, द्रव्यमान अलग हो सकता है, कक्षीय गति भी अलग हो सकती है। ठीक है, उपग्रह की कक्षीय गति कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उपग्रह की कक्षीय गति उसकी त्रिज्या पर निर्भर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपग्रह की क्रांति की अवधि इक्वल टू कक्षा अपन कक्षीय की गति की परिधि होता है फॉर्मूला इसका निकालने का। जो पृथ्वी की स्पीड है ऑर्बिट कक्षीय गति वो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 7.9, मतलब पृथ्वी की सतह के पास परिक्रमण करने वाले उपग्रह जो चंद्रमा है की क्रांति की अवधि 1 घंटा 24 मिनट है, वो किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये ऑर्बिटल स्पीड है, ये सबसे मेन है, पृथ्वी की सतह के पास परिक्रमण करने वाले उपग्रह की क्रांति की अवधि 1 घंटा 24 मिनट है। ठीक है दोस्तों, आगे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती क्या होती है देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड सी डायरेक्शन ऑफ, भागने का वेग, शरीर के बड़े आकार और उसके प्रक्षेपण की दिशा भाग, एस्केप वेलोसिटी होती है वो भागने का वेग, मतलब है एक वेलोसिटी, फ्रीली वेलोसिटी उसका जो वो इंडिपेंडेंट होती है शरीर के बड़े आकार से, मास शेप और साइज से स्वतंत्र है, कोई इस पे इसका डिपेंड नहीं है, मतलब आकार कितना ही बड़ा हो, कोई भी उसकी शेप हो, कोई भी प्रक्षेपण की दिशा हो, भागने का वेग उससे कम या ना घटेगा ना कम होगा, जितना रहेगा उतना ही होगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड कॉस्मो। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा सकता है एस्केप वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, तो पलायन वेग को दूसरा ब्रह्मांडीय वेग भी कहा जाता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब पलायन वेग, वही भागने का वेग। ठीक है, फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, अर्थ एस्केप वेलोसिटी इसकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 11.2 किलोमीटर सेकंड की इसकी एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मून, चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चंद्रमा से बचने के लिए जो वेग के लिए है वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट v0 इक्वल टू √gr। ये फॉर्मूला है सैटेलाइट की वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का। जी का मान पता होता है और आर रेडियस दी होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगी। उपग्रह v0 जो यहाँ पर है, वेयर उपग्रह जो है v0 v0 इक्वल टू कक्षीय वेग। ठीक है, उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल का। ठीक है, एस का वेलोसिटी वी ई इक्वल टू √2gr, इसका फॉर्मूला है पलायन वेग का, वी इक्वल टू √2gr, वी इक्वल टू, ये इस दोनों में रिलेशन हो गया वी ओ और वी जी, मतलब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट और एस के वेलोसिटी, बी इक्वल टू √2 एस के वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल, मतलब अक्षीय गति के 2v0 वेग √2 समय। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब